आइए सुनते हैं कल्पना रमानी जी की कहानी पिकनिक। निम्मो दीदी आ गईं, निम्मो दीदी आ गईं। दूर से ही तांगे की आवाज़ सुनकर एक ने दूसरे ने तीसरे के कानों में उड़ उड़कर खबर फूकी और पलक झपकते ही बच्चों की खासी वानर सेना किसान कॉलोनी के उपाध्याय भवन के गेट के पास एकत्र हो गई। ज्यों ही तांगा रुका, सभी बच्चे कूद फांद कर सामान उतारने लग गए और निर्मला जब तक तांगे वाले को पैसे देती, उसका सामान अंदर भी पहुंच गया और उसे इसका पता भी न चला। वो पर्स हिलाती हुई आगे बढ़ी तो गेट पर ही उसके भाई विपुल और भाभी लीना ने मुस्कुराकर स्वागत किया। बैठक में उसके साथ ही सारी वानर सेना प्रवेश कर गई। बालों की लंबी चोटी लटकाए सूत दुपट्टे में लिपटी सिमट कर चलने वाली निर्मला अब कटे बालों और जीन्स टॉप में खूब फब रही थी। अतिरिक्त आत्मविश्वास चेहरे से छलका पड़ रहा था। वैसे तो सभी बच्चों के चेहरे अपने हमजोली को देखकर खिले हुए थे, लेकिन उनमें मिली और निपुण के चेहरे अलग ही चमक रहे थे। आखिर निम्मो दीदी उनकी बुआ जो थी। बाकी पड़ोसी बच्चे कृषक परिवार के थे। सभी बच्चों ने आसपास मोर्चाबंदी कर ली कि अब उन्हें निम्मो दीदी से मिलने वाले उपहारों का इंतजार था। लगभग 10 वर्ष पहले ये कॉलोनी खेतों को काटकर बसाई गई थी, अतः इसे किसान कॉलोनी का नाम दिया गया था। कुछ मकान संपन्न कृषकों द्वारा खरीद लिए गए थे, जो खेतों के मालिक भी थे। इस नए मकान में आने के साल भर बाद ही विपुल का विवाह हो गया था और अगले 3 वर्षों में वो 2 बच्चों का पिता भी बन गया। लेकिन निर्मला के विवाह से पहले ही उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वो कन्यादान का सपना मन में सजोए ही इस दुनिया से विदा हो गए। निर्मला का विवाह भाई भाभी ने समीप के ही एक शहर में किया। पति आशीष सरकारी नौकरी में था। एक ही बहन थी तो वो उसे दूर नहीं भेजना चाहते थे। उनके पड़ोस वाला मकान एक संपन्न कृषक मनोहर लाल का था। वो एक जीप और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक थे। उसका परिवार काफ़ी बड़ा था। पत्नी सुमति देवी के अलावा 3 बेटे, बहुएं और उनके बच्चे एक साथ ही रहते थे। भाइयों के परिवारों के बीच के प्रेम का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता था। इस परिवार की एक बड़ी खासियत ये थी कि अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई या डिग्री हासिल करने के बाद भी इस परिवार के लोग खेती किसानी से पूरी तरह जुड़े हुए थे। विपुल और लीना के संबंध उनके साथ बहुत मधुर थे। वो निर्मला को बेटी की तरह मानते थे। निर्मला मनोहर लाल को चाचा जी और सुमति देवी को चाची जी कहकर संबोधित करती थी। उसके मायके आने पर वो अपने खेतों पर पिकनिक का कार्यक्रम अवश्य रखते थे और निर्मला भी मिली और निपुण के साथ ही उनके बच्चों में शामिल हो जाती थी। निर्मला को अभी तक कोई बच्चा नहीं, इसीलिए बचपना अभी तक गया नहीं था। साल में 2 बार मायके आ जाती है, एक सावन में और दूसरी बार होली के दिनों में। वैसे तो सावन की रिमझिम में कहीं तफरी करने नहीं जा सकती, फिर भी एक तो रक्षाबंधन सावन में आता है, दूसरे गांव की कच्ची गलियों में मोहल्ले के बच्चों के साथ लोहे के सरिया गड़ाते हुए दूर तक निकल जाने, फिर पानी के गड्ढों में झप झप करने, कागज़ की नाव के साथ पानी में भीगने और सहेलियों के साथ लंगड़ी, रस्सी कूद आदि खेलने में उसे बहुत आनंद आता है। होली के रंगों में सराबोर होना भी उसे बहुत भाता है। यहाँ आते ही वो बच्ची बन जाती है। खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती। अब की बार पति ने होली ससुराल में ही अपने साथ मनाने की बात कही तो उसने पति को ही रंग पंचमी पर गांव आने के लिए मना लिया। मायके में कम से कम 15 दिन तो वो अवश्य रहती है। शहर निकट होने से उसे आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। कभी भैया लेने आ जाते हैं तो कभी स्वयं चली जाती है। इस बार भी वो होली से 1 सप्ताह पहले आ गई थी। यहाँ का मौसम शहर की अपेक्षा काफ़ी ठंडा था और ठंडी नम हवाएं भी जारी थीं। मनोहर चाचा का जिक्र छेड़ते ही भाभी ने बताया कि अभी 6-8 दिन पहले ही असमय वर्षा और ओलों से गांव के सभी खेतों की पकती हुई फसल को भारी नुकसान हुआ है। सारी दास्तान सुनते ही निर्मला दुखी मन से मनोहर चाचा से मिलने उनके घर पहुंच गई। सबके चेहरे बुझे हुए तो थे, लेकिन उनकी फसल का बीमा किया हुआ था तो उम्मीद की एक चमक भी उनके चेहरे पर कायम थी। बातचीत में पता चला कि खेतों का हवाई सर्वे तो दूसरे ही दिन हो गया था, लेकिन अब तक मुआवजा मिलने का समाचार नहीं मिला। मनोहर उसी दिन से गांव के पटवारी के घर के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए थे, क्योंकि अब मुआयना करने की रिपोर्ट भेजना पटवारी के ही जिम्मे था। बीमा मुआवजा मिलने पर ही अगली फसल की बुआई या शेष फसल की कटाई शुरू हो सकेगी। मनोहर की उससे अच्छी जान पहचान थी। वो उसकी लालची प्रवृत्ति से भी परिचित था, तो पहले ही उसने मुआवजे की रकम से उसके हिस्से की बात तय कर ली थी। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, ये बात वो अच्छी तरह जानता था। अचानक मनोहर ने बातचीत का रुख पलटते हुए कहा, लेकिन बिटिया, तुम पिकनिक के लिए तैयार रहना। बच्चे तुम्हारा इंतज़ार बेसब्री से करते हैं। तुम्हारे आने से सबका मन प्रसन्न हो जाता है।
इस बार भी हम सब होलिका दहन खेत पर ही करेंगे और दाल बाफले लड्डू भी वहीं बनाएंगे। तभी सुमति चाची चाय नाश्ता ले आई। निर्मला को बिना कुछ खिलाए पिलाए कभी वापस नहीं जाने देते थे। तृप्त होकर निर्मला उनकी हिम्मत को मन ही मन दाद देते हुए घर आ गई और मिली तथा निपुण को पिकनिक के बारे में बताया। वो खुशी से उछल पड़े। वैसे आमंत्रित तो उनके पूरे परिवार को किया जाता था, लेकिन लीना और विपुल को त्योहार अपने तरीके से मनाना अच्छा लगता था। बच्चे निर्मला के साथ चले जाते थे तो उन्हें भी मित्रों से मिलने जुलने की आज़ादी मिल जाती थी। 4-5 दिन खेलते खाते कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। होलिका दहन के 2 दिन पहले गांव में जगह जगह उत्साहपूर्वक डांडा गाड़ने की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के लोगों की यही विशेषता होती है कि चाहे कितने भी कठिन काल क्यों ना हो, पर्वों पर परंपराओं के पालन में वो कभी पीछे नहीं रहते। मनोहर लाल ने भी घर में पिकनिक की तैयारी करने की घोषणा कर दी। अब निर्मला के घर में तो उसकी भाभी, तो पड़ोस में सुमति चाची अपनी बहुओं के साथ होली के लिए पकवान बनाने में जुट गई। लेकिन निर्मला घूम फिरकर बच्चों के साथ होली का डांडा गाड़ने के लिए सूखी टहनियाँ एकत्रित करने में व्यस्त हो गई। होलिका दहन के दिन तड़के ही सब लोग खेत पर जाने की तैयारी में लग गए। मनोहर ने बच्चों की रुचि देखते हुए 2 बढ़िया टांगे तय कर बुला लिए। वापसी में देर रात होलिका दहन के बाद अपने निजी ट्रैक्टर ट्रॉली से आना तय हुआ। निर्मला को भी टांगे की सवारी बहुत अच्छी लगती थी। शहर में तो अब टांगे दिखते ही नहीं। टांगों के चारों कोनों पर घुंघरू बंधे हुए थे, जो टांगों के चलते ही घोड़ों के टापों के लय पर बजने लगते थे। मनोहर ने 2 बेटों को एक एक तांगे में महिलाओं और बच्चों के साथ रहने के लिए कहा और खुद एक बेटे के साथ जीप में सारे सामान के साथ खेत का रुख किया। थोड़ी ही देर में पूरा दल खेत पर था। निर्मला ने घूमते हुए दूर दूर तक नजरें दौड़ाई। छितरी हुई फसल अपनी बर्बादी की दास्तां स्वयं सुना रही थी। जो खेत हमेशा लहराते हुए भरे चने और उम्बियों के साथ उनका स्वागत करते थे, वो आज पाले की पिटाई से लहूलुहान अपने जख्म दिखा रहे थे। खेत में बना हुआ कुआं, जिससे खुशी से इतराती हुई नहरों द्वारा पूरे खेत की सिंचाई होती थी, पानी से लबालब भरा होने के बावजूद अपने खालीपन का एहसास ढो रहा था। किनारे किनारे जिन मेड़ों से बेलों वाली सब्जियों की लताएं आलिंगन बंद होकर झूमती दिखती थी, आज उनकी गोद सुनी थी। लगभग 3/4 फसल नष्ट हो चुकी थी। सूना खलिहान भी ये सोचकर चिंतित था कि इस बार उसके खाते में न जाने कितनी फसल जमा हो। सारी स्थिति को भांपते हुए निर्मला का मन भर आया। छोटे किसानों के तो और भी बुरे हाल होंगे, ये विचार भी उसे व्यथित करता रहा। लेकिन उसने इस मौके पर कोई बात छेड़ना उचित नहीं समझा। बच्चों की उमंग देखकर वो उनके साथ खेलने और डांडा गाड़ने में व्यस्त हो गई। इधर सुमति चाची अपनी बहुओं के साथ खलिहान के निकट ही छप्पर के नीचे लीपी हुई जमीन पर ईंटों का कच्चा चूल्हा बनाकर भोजन की तैयारी में लग गई। उधर बच्चों की वानर सेना उछल कूद करती हुई हरे चने और उम्बियों को उध्वस्त करने पहुंच गई। कुछ चने उम्बियां सेकने के लिए लगाए गए। इससे पहले चूल्हे पर होलिका पूजन के लिए गांव की प्रथा के अनुसार मीठी रोटी यानी पूरन पोली बनाई गई और फिर चने उम्बियां सेक कर सबने मिलकर नाश्ता किया। घूमते खेलते दोपहर हो गई। अब भोजन बनकर तैयार था। सबको भूख भी लगाई थी, अतः पहले मिली और निपुण सहित सभी बच्चों को खिलाने के लिए बैठाया गया। बच्चों ने निर्मला को भी अपने साथ घेर लिया। उसे भी बच्चों से अलग कुछ कहाँ अच्छा लगता था, तो छोटों बच्चों के बीच बड़ी बच्ची बनकर वो उनमें शामिल हो गई। मनोहर लाल चिंतामग्न खेतों को निहार रहे थे। समय रहते बीमा राशि न मिली तो बची हुई फसल की कटाई के बाद नुकसान का सर्वे होना मुश्किल हो जाएगा। वो इसी सोच में डूबे हुए थे कि सहसा उनकी नज़र बाहर की तरफ अपने खेत के सामने रुकती हुई जीप पर पड़ी। कुछ आगे चलकर पहुंचा तो उसने जीप से पटवारी और उसके 4-5 साथियों को उतरते देखा और उसकी बाछें खिल गईं। प्रफुल्लित मन से आगे बढ़कर हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया। पटवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोहर भाई, हम सुबह से निकले हैं और आसपास के खेतों का मुआयना करते हुए आ रहे हैं। अब केवल तुम्हारे ही खेत बचे हैं। कल सारी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। आपकी बड़ी मेहरबानी सरकार, अब आपका ही भरोसा है। आप सब कुछ देर में छाँव में आराम कर लीजिए। नम्रतापूर्वक कहते हुए मनोहर लाल उनको खलिहान के निकट नीम के पेड़ के नीचे ले आए और दरी बिछाकर बिठाया। फिर पानी पिलाने के बाद एक तश्तरी में सिके हुए चने और उम्बियाँ ले आए। खाते खाते उनको खलिहान की दूसरी तरफ से रसोई की खुशबू और बच्चों का शोरगुल आने लगा तो पटवारी बोल उठा, भाई मनोहर, लगता है आज परिवार के साथ होली मनाने के इरादे से यहाँ डेरा डाले हुए हो। भाई, हमें तो जोरों की भूख लगी हो, कुछ व्यवस्था हो तो। ज़रूर सरकार, मैं अभी आया। कहते हुए मनोहर लाल ने दूसरी तरफ जाकर
सुमिति से सबके लिए भोजन परोसने के लिए कहा। बच्चे भोजन कर चुके थे और धमाल करने एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। सुमति ने चुपचाप मेहमानों के लिए थालियां लगा दी। इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर सबने इत्मीनान से छक्कर खाया, फिर डकार लेकर उड़ गए। अब रसोई में इतना खाना नहीं था जिससे सभी बड़े सदस्यों की भूख मिटती। स्थिति भांपकर मनोहर लाल तो अपने खेत पटवारी को खेत दिखाने चला गया और सुमति ने बचा हुआ खाना खेतों की देखभाल करने वाले नौकरों को देकर साफ सफाई करने को कह दिया। गनीमत ये थी कि बच्चों और निर्मला ने भोजन कर लिया था। खा पीकर पटवारी साथियों और मनोहर के साथ खेतों का मुआयना करने निकल गए। घूमते घूमते उसकी लालची निगाहें बचे हुए हरे भरे चने उम्बियों पर ठहर गईं। भाई मनोहर, कुछ चने उम्बियां बच्चों के लिए ले जाने की इजाज़त हो तो, कहते हुए उसने बात अधूरी छोड़ दी। कैसी बात करते हैं सरकार, ये सब आपका अपना ही है, कहते हुए उसने नौकरों को बुलाकर पटवारी के साथियों के साथ कर दिया। और फिर इधर मनोहर पटवारी के साथ खेतों की हालत बयानी में लगे रहे। उधर उनके साथी चने उम्बियों के बड़े बड़े गट्ठर बनवाकर जीप की सीटों के नीचे ठूस ठूस कर भरते गए। पटवारी ने फसल का 50% मुआवजा मिलने की रिपोर्ट तैयार की और जल्द खाते में बीमा राशि आने की बात कहकर अपने हिस्से की भी ताकीद कर दी। सांझ घिरने लगी थी। सुमति सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि निर्मला ने बच्चों के साथ भोजन कर लिया था, लेकिन निर्मला को अपना खाया हुआ अटकने लगा था। उसने मौन साध लिया था और सोच रही थी कुछ इंतज़ार क्यों न कर सकी। वो हंसना और मस्ती करना भूल गई थी। लग रहा था जैसे अचानक वो बच्ची से बुजुर्ग बन गई हो। फिर वो मनोहर चाचा की सुध लेने पहुंची। उसे सामने देखकर मनोहर ने मन के भाव छुपाकर चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन निर्मला खत देखकर उसका मजमून भाप चुकी थी। सारा नज़ारा उसके सामने था। वो हमेशा इस कृषक परिवार के साथ खेतों पर पिकनिक मनाने आती रही थी और सिर्फ उनकी खुशी से ही वाकिफ थी। आज ही उसने जाना कि अचानक आई विपदाओं से किसान कितना दर्द सहन करते हैं। सियासती सर्पों का दंश झेलते हुए भी वो अपनी परंपराओं को प्रेमामृत से सींचकर अपनेपन का बाग पल्लवित करते रहते हैं। फिर भी मनोहर का दिल न दुखे, इसीलिए उसने कोई बात नहीं छेड़ी। पटवारी ने भी बात का रुख मोड़कर विदा लेते हुए कहा, भाई मनोहर, आज तो हमारी शानदार पिकनिक हो गई। पहले मालूम होता तो परिवार के साथ ही आने का कार्यक्रम बनाता। खैर, अब अगले साल ही सही। कुछ ही देर में जीप धुएं का गुबार उड़ाती हुई चली गई। तो ये थी कल्पना रमानी जी की कहानी पिकनिक। सुनने के लिए धन्यवाद।